नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले साथी, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया गया है, तो सभी साथी से विनती है कि वो सभी वीडियो को जरूर से चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और चेक करें। साथ में साथ ही आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सारा बुक इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, सारा बुक कवर किया गया है, जो कि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से विनती है कि आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट किया करें। जिस साथी को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11। सबसे पहले आपका साथी मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन है 40, जो कि हम लोग लास्ट में अध्ययन करेंगे। आपका यहाँ पे साथी 80 जो जीएस का प्रश्न है, इसको सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आप सभी से एक विनती है साथी कि आप सब लोग भी मेरे साथ कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न हैं आप लोग भी कोशिश करेंगे कि इसका आंसर को आप दीजिएगा, ताकि यह साथी आपका तैयारी को पता चले कि आप कितने अब तैयार हैं। आप बहुत कम बच गया है एग्जाम, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ साथ खुद भी साथी इस आंसर को लगाते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताते चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कथन कह रहा है साथी, जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अभी कथन ए, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस के परिवर्तित कर देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। कारण क्या है? तो याद रखना है साथी, कारण जो होगा यह आपका परिणात्मक वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इस वजह से। अब इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? क्या वह दोनों कथन सत्य है या फिर एक? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए साथी। आपके सामने आंसर इस प्रकार से है, तो याद रखेंगे आपका कथन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है साथी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा साथी। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है, ये आपको बहुत बार बताया गया है, 80% है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो कि साथी नाइट्रोजन चक्र और बिजली चमकने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को माध्यम से स्थिर करता है, यह भी आप लोग याद रखेगा। तो यही पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, बिहार में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। रांची तो साथी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रांची जो है वह झारखंड का हिस्सा है। हजारीबाग जो है यह भी झारखंड का हिस्सा है। तो साथी आपका 2 ऑप्शन बचता है, एक दरभंगा और एक रोहतास, जिसमें आपका रोहतास बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है साथी? क्या वह शिमला में है, मसूरी में है, दार्जिलिंग में है, या फिर कोइन नाल में है? साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना है आप सभी को, यह दार्जिलिंग में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है यह दार्जिलिंग में है, जो कि साथी कहाँ है दार्जिलिंग? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर मानव निर्मित कलाकृति और साथी जीवाश्म में को सुरक्षित रखा जाता है, यह आप लोग इसकी विशेषता को याद रखेंगे। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है यक्ष्मा बीमारी होती है। यक्ष्मा जो बीमारी है किस वजह से होती है? तो याद रखना है आप सभी को, यह आपका जीवाणु के वजह से होता है, ठीक है। किसका कारण है साथी? जीवाणु का कारण है, इसको याद रखेंगे। जो कि अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल, तो याद रखना है आप सभी को, यक्ष्मा जो है एक प्रकार से इसको टीबी भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यक्ष्मा ना देकर टीबी कर दिया जाए तो आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अगर बात करें हम आगे, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है? जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग कि मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है? कई बार यह प्रश्न बताया गया है कि मलेरिया का जो प्रमुख कारण है क्या है, तो इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, ध्यान रखिएगा, मच्छर, ठीक है। वह भी कौन मच्छर? तो याद रखेंगे मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से होने वाली एक बीमारी है, और यह बीमारी का वाहक साथी मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मच्छरों में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उस प्रजाति से अलग अलग बीमारी होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि साथी इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आपका हो जाएगा साथी क्या, तो भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह आपका भागलपुर में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, और यह साथी एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अब आपको यह बताना है कि यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था यह किस शासक के द्वारा करवाया गया था, इसकी स्थापना, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह बताया गया प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका कौन, तो याद रखेंगे रोनाल्ड रॉस। ठीक है, क्या होगा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा साथी सबसे पहले मलेरिया बीमारी की खोज की गई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, उसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, समझाने का तरीका कैसा है यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम हर क्लास में बोलते हैं कि अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अच्छा है वो भी दीजिए, बुरा है वो भी दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है। क्या वह पक्षी के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, या फिर हवा के द्वारा होता है। तो साथ ही कपास जो है इसका बीज का जो बिखराव होता है, याद रखिएगा यह आपका हवा के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, वायु के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभिकथन ए कहता है क्या, तो कहता है मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं। कारण क्या है, तो कारण है मनुष्य सहित सभी जंतु जो है यह भोजन बनाने में असमर्थ हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा सत्य कथन है, तो ध्यान दीजिएगा साथी, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, थोड़ा समझाने का यहाँ प्रयास भी करेंगे हम, तो याद रखेंगे कि पौधे के लिए अपने भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे पौधा जो है वो अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है। उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है, जल्दी इसका आंसर कीजिए साथी। यह प्रथा जो है कहाँ की है, क्या भागलपुर की है, बंगाल की है, नाथुला की है, या फिर सिक्किम की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका का हो जाएगा साथी, तो बंगाल की है। ठीक है, उल्लू उल्लू जो है यह एक ध्वनि का प्रयोग पश्चिम बंगाल में धार्मिक कर्म कांड के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, तो याद रखेंगे धार्मिक कर्म कांडों के लिए। अगर बात करें हम आगे तो कहता है सौर कुकर में खाना कैसे पकाता है। सौर कुकर में जो खाना पकता है वो कैसे पकता है, क्या सूर्य के प्रकाश से, चंद्र के प्रकाश से, विद्युत से, या फिर रसायन ऊर्जा से। जल्दी इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा साथी सूर्य के प्रकाश से। सौर कुकर में जो खाना बनता है साथी यह आपका सूर्य के प्रकाश से बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा आप सभी। और आपके लिए साथी जो रंजीत आईएएस का यह प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वो भी प्रैक्टिस सेट हम मार्केट से मंगवा चुके हैं, तो कल से शायद आपका क्लास उसका स्टार्ट हो जाएगा। आप चैनल पे बने रहिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे कि आप लोग शेयर प्लीज किया कीजिए। आपसे लगातार विनती करते हैं कि परिवार अपना बड़ा करें ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए। हम लगातार आपके एग्ज़ाम के लिए साथी हम अग्रसर हैं, एक्टिव हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए, परिवार को बड़ा कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प को आपके सामने लेते आएँ। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, किसने तेजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में शिखर का झंडा फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो सर एडमंड जो थे साथी इनको याद रखेंगे। ये तेजिंग नोर्गे एवं न्यूजीलैंड के सर एडमंड जो थे इन्होंने 1993 में, लिख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1993 में हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी, तो चढ़ाई की थी। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो यह भी आपको बहुत बार बताएंगे हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है 8,848 है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करें तो कहता है प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? क्या वह नालंदा थी, गिरिब्रज थी, पावापुरी थी या फिर छपरा था? जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही जो याद रखेंगे कि प्राचीन जो मगध था इसकी राजधानी आपका गिरिब्रज था। ठीक है, इस गिरिब्रज को ही पाटलिपुत्रा कहा गया है, पाटलीग्राम कहा गया है। समय समय पर इसका नाम बदलते रहा है अलग अलग शासक के द्वारा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है सौर पट्टिका स्रोत है। सौर पट्टिका किसकी स्रोत है? तो याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर होगा आपका साथ ही सौर ऊर्जा की। ठीक है, सौर पट्टिका जो है ये सौर ऊर्जा की क्या होती है? स्रोत होती है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए, एक सेकंड साथी क्लियर होने दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है जैव उर्वरक का उदाहरण है क्या? जैव उर्वरक का जो उदाहरण है क्या है? जल्दी इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोबर। आप सभी को पता होगा कि गोबर जो है ये सबसे बेहतर है बायोगैस के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी भी है बहुत हार्ड भी है। जो पढ़ते होंगे रेगुलर उनके लिए काफ़ी इजी है, लेकिन जो बहुत दिन के बाद पढ़ रहे होंगे या फिर कई दिनों से वो छोड़ दिए होंगे, कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए हार्ड होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बायोगैस जो है ये कौन नहीं जानता है? क्लास 8, 9, 7 ये सभी बुक में पढ़ने को मिलता है बायोगैस का उपयोग क्या क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग से करना होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज था यह किसको कहा जाता था? कक्षा को कहते थे, कार्यालय को कहते थे, पुस्तकालय को कहते थे या फिर समागम को कहते थे? किसको कहते थे? जल्दी इसका आंसर कीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे पुस्तकालय को क्या कहते थे? तो याद रखेंगे धर्मगंज कहते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हम बता दिए 8वीं शताब्दी के आसपास, नालंदा विश्वविद्यालय की आपका 5वीं शताब्दी के आसपास होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें तो यह आपको यह भी बता देते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी यह गुप्त शासक के द्वारा की गई थी। शासक का नाम लिख लीजिएगा, कुमार गुप्त था। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको याद रखना होगा बिहार के संदर्भ में। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? जल्दी इसका आंसर कीजिए, प्राकृतिक आपदा इसमें कौन है? ये चीज़ आपको मुझे नहीं लगता कि बताने का ज़रूरत होगा, तो जल्दी इसका आंसर कीजिए। साथ ही प्राकृतिक आपदा कौन होता है? याद रखेंगे आपका भूकंप जो है यह आपका प्राकृतिक आपदा होगा। भूकंप किसे होता है? तो याद रखिएगा, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ज़्यादा खास नहीं, डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा यहाँ समझिएगा। भूकंप जो होता है यह पृथ्वी के अंदर होने वाली एक कंपन होती है जो कि क्रस्ट या फिर प्लेट होती है उसमें टकराती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है नीचे जीवाणु को कुछ विशेषताएं दी गई है, कूट की सहायता से इसका उत्तर का चयन कीजिए। चलिए विशेषता को समझ लीजिए, ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, या लैंगिक जनन के अंग होते हैं। अब बताइए इसमें कूट के सहायता से इसका राइट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी दोनों क्या है? सही है। बी और सी सही है। यहाँ पे बी क्या कह रहा है? ये लंबी एवं दौड़ी जा सकती है, और ये लैंगिक जनन का अंग होते हैं, दोनों क्या है? तो सत्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा। कहता है गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है क्या? गर्मी से जो प्राप्त ऊर्जाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल ऊर्जा कहेंगे। साथ ही इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही वैशाली जो है किस राज्य में है? तो यह क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है, मुझे क्या, किस ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा।
तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, यह आपको खुद बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला है अभिकथन ए, बलुई मृदा जो होती है मृदा या शुष्क होते हैं। कारण क्या है? तो बलुई मृदा जो है कि कण छोटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर क्या है? तो गलत है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जो है यह कौन है? तो ये साथी यह हो जाएगा आपका घाटशिला, ठीक है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन स्थल है घाटशिला है, इसको याद रखेंगे। और रेत के कण बड़े बड़े कण होते हैं जिनके बीच बड़ी जगह होती है, वे हवा से भरे होते हैं साथी, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर बात करें हम यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम के बारे में तो यहाँ पे बात करते हैं तो साथी यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जो कि यूरेनियम जो है यह एक रासायनिक तत्व है जो कि झारखंड आपका और बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, फिर आपका कुछ तमिल क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? जल्दी इसका आंसर कीजिए, यह भी मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन बताने लायक है। आप सभी बिहार के भावी शिक्षक बनने वाले हैं और लगातार आप बच्चों को यह शिक्षा देंगे, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से हमेशा क्या रहता है? तो बाढ़ग्रस्त रहता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। जल्दी इसका आंसर कीजिए, क्या वह पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या फिर उत्तरी बिहार होगा? जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका तारापुर, ठीक है। तारापुर था, याद रखेंगे। भारत के सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र स्थान था यह आपका महाराष्ट्र का तारापुर था, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, ठीक है, 1956 में हुई थी, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है कितनी चाहिए? बहुत बेसिक प्रश्न है और यह सब इस जो आपका टीचर जब बनेंगे तो लगातार आपको जब इलेक्शन वगैरह राज्य में होगा, देश में होगा, तो आपका ड्यूटी पड़ेगा, तो आप सबको यह पता होना चाहिए साथ ही कि जो भारत में मतदान की जो व्यवस्था की गई है इसके लिए आयु जो समय सीमा है, आयु की जो सीमाएं हैं वो कितनी है? तो 18 वर्ष है, जाहिर सी बात है। और ये कब की गई थी यह तो मैं बता दिए, 18 वर्ष है, जो कि बेसिक क्वेश्चन था। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है कि जो 18 वर्ष है यह कब की गई थी? तो याद रखेंगे यह 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था साथी। कब हुआ था? 1989 में इसको क्या किया गया था? तो इसको बदलाव किया गया था। पहले यह जो मतदान का विधि था स्वतंत्र भारत के पहले और स्वतंत्र भारत होते के समय, तो यह था आपका 21 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे। कब हुआ यह बदलाव? हुआ तो 1989 में यह बदलाव हुआ, जब 18 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट हम बात करें तो नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? नदियों में जो बाढ़ का मुख्य कारण होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से सभी। पानी का अधिकता, नदी में गाद का जमाव होना और वर्षा का अधिकता जो होता है यह सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण होता है, याद रखेंगे। हम नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है कौन है? तो याद रखेंगे यह आपका मोबाइल फ़ोन है। वर्तमान में जो अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय साधन हो गया है यह आपका मोबाइल ही है। लेकिन पहले अगर बात की जाए तो रेडियो था सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए पहले तो यह रेडियो था।
उसके बाद आपका सार्वजनिक टेलीफोन आया। तो इस प्रकार से विकास होते गया, जैसे जैसे विकास होते गया, समय काल बढ़ते गया, वैसे वैसे हमारे समाज में भी विकास परिवर्तन देखने को मिलते रहे हैं। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन है, आगे चलकर शायद और भी कुछ हमें देखने को मिलेगा संचार व्यवस्था में। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। अब बताइए, ये क्वेश्चन बताने लायक है। आप ही बताइए, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। यह कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। साथ ही यह भी जो आपको मुझे नहीं लगता कि बताने योग्य होगा, लेकिन याद रखेंगे यह आपका पटना में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पटना में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जो पटना में यह जो जू है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये शायद आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, यह आपका 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, पटना का चिड़ियाघर, जो कि साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान से नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे साथ ही, यह 22 मार्च हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, तो बंगाल से अलग होकर बिहार का एक पृथकीकरण राज्य बना था, और इसको अस्तित्व में आने के पश्चात हम लोग बिहार दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। किससे अलग हुआ था आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसको। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत क्या है। साथ ही जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय है, इस परत का नाम क्या है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। साथ ही इसका आंसर जल्दी से जल्दी कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ट्रोपोस्फियर जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है, यह आपका साथी ट्रोपोस्फियर कहते हैं या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसत अगर बात की जाए ऊंचाई की, तो 13 किलोमीटर तथा ध्रुवों के आसपास के लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई इसके पास है। याद रखेंगे। अगर बात की जाए, हम आगे करें बात, तो याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर डैश क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है यह किस क्षेत्र में उपयोगी होते हैं? दूरसंचार में, कृषि में, यातायात में, या फिर खेल में। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर जो है यह आपका दूरसंचार में उपयोगी होते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसका उपयोग अगर बात की जाए थोड़ा सा हम और भी बताना चाहेंगे, तो यहाँ याद रखेंगे इसका और भी अन्य उपयोग है, जिसमें सर्जरी आता है, माइक्रोस्कोपिंग आता है, बायोमेडिकल रिसर्च आता है। ये सभी आप लोग याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है साथी? मेरा समझाने का आप सभी को तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप में बदलाव कर लें। ठीक है, आप सभी से विनती है, आप लोग ज़रूर बता कर जाएंगे, अपना फीडबैक दे दिएगा। कहता है लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों तक होता है। लाल रक्त कणों का जो जीवन चक्र होता है साथी, ये होता है आपका कितने दिनों तक, तो याद रखिएगा यह आपका 120 दिन होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जो जीवन चक्र होता है यह मात्र 120 दिन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह आपको किस शहर में दिया जाता है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या, तो हो जाएगा आपका ओस्लो को। ठीक है, याद रखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह ओस्लो शहर में दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आप लोग सही करेंगे। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो दिए गए कूट की सहायता से इसका चयन कीजिए। समझिएगा यहाँ पे कूट क्या कह रहा है। उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती है, उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, उनकी छत पत्थर से बनाई जाती है, या फिर उनमें केवल भूतल होता है। जल्दी इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए जो है और बी जो है ये आपका दोनों क्या है, सही है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा ए और बी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है किस सागर में सबसे ज़्यादा
खारापन है, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? तो याद रखना है आपको, यह आपका क्या हो जाएगा, तो मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है, याद रखेंगे। अगर बात करें हम इसकी प्रतिशत की तो याद रखेंगे साथी 33.7% जो है यह इसमें क्या है, खारे पानी है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे खारा जल इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है, याद रखेंगे साथी, यह आपका पेरिस में है, इसको याद रखेंगे। और यूनेस्को की स्थापना क्यों हुई थी? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को मिलाकर एक यूनेस्को कहते हैं, जिसके साथ ही यूनेस्को राष्ट्र यूएस की विशेष एजेंसी है। इस यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जो कि साथ ही दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हुई थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे, क्यों हुई थी? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सॉरी देश में नहीं साथी, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए इसका क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कहता है, रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित है? अभी जस्ट हम उनके बारे में ऊपर के स्लाइड में पढ़े हैं कि रोनाल्ड रोज जो थे यह किस चीज़ का खोज किए थे। ठीक है, तो जल्दी इसका यहाँ पे आंसर कीजिए। अगर आप लोग शुरू वाला क्वेश्चन को देखे होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आप कर दिए होंगे अभी तक। जल्दी इसका आंसर कीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो 3, मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया के लिए उनको सबसे पहले क्या हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है, सबसे बड़े ग्लेशियर डैश है, सबसे बड़े ग्लेशियर जो है ये कौन है? तो याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा साथी क्या, तो पर्वत ग्लेशियर है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़े जो है यह हिमनद महाद्वीप वर्फ के चारों ओर हिमदेशित है, जो कि अब तक केवल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, यह पर्वत ग्लेशियर के बारे में। अगर बात करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कहता है, सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन की जो राजधानी है क्या है? जल्दी इसका आंसर कीजिए। देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा, जिसमें 7 महाद्वीप को पढ़िएगा। 7 महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं इसको पढ़िएगा, जरूर से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके सिलेबस में ज्योग्राफी के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पे यह नहीं बताया गया है कि आपसे ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, क्या वह भारत का ज्योग्राफी होगा, भारत का, या फिर आपका विश्व का होगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से करिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो याद रखेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फ्री टाउन में हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। ठीक है, सियरा लियोन जो है ये पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, जिसको फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से हम बता रहे हैं आपको, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर हम 81 पे पहुंच गए हैं। कहता है, आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना की समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगे? जल्दी बताइए। एक प्रकार से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक प्रकार से मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। जब आप इस पद पे होंगे तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? जल्दी अपना साथी जल्दी अपना उद्देश्य को बताइए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा आपका ऑप्शन है, आप कितने निर्देश देंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से यहाँ पे बताइएगा, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29। ठीक है, आप 29 हो जाएगा, याद रखेंगे। नहीं, एक सेकंड साथी, इसका राइट आंसर आपका, हाँ, ऑप्शन नंबर 3, 36 हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, एक परेड में नेता के पीछे 4 पलटन चलती है। पूरी परेड के दौरान 36 कमांडर क्या होते हैं साथी, देने होते हैं। इस प्रकार से इसका 36 जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है, सलाल परियोजना डैश नदी पर है। सलाल परियोजना जो है या किस नदी पे है, जल्दी बताइए। याद रखना है आप सभी को, इसको जल्दी बताइए, पहले आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो याद रखिएगा, चिनाब नदी पे है। ठीक है, सलाल बांध जो है ये जम्मू कश्मीर और
सियाल जिले में चिनाव नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है विश्व मानवता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। बार बार हम बोलते हैं कि आप लोग दिवस को याद रख कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है और आपका देखिएगा जरूर एक नंबर आपका फंसेगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, साथ ही 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस को मनाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इस दिन को 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कनाल होटल पर हुए बम हमले की याद में नामित किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि मानवता दिवस जो है या किसके याद में मनाया जाता है, किस घटना के याद में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे साथी यह 19 अगस्त 2003 को इराक में जो बगदाद में एक कनाल होटल में जो बम विस्फोट हुआ था उसको याद करके मनाते हैं लोग इस मानवता दिवस को, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है, तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पंडित विष्णु मोहन भट्ट जो है यह आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे यह पंडित विष्णु मोहन के बारे में, तो याद रखेंगे मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले 2 अलग अलग तार एवं वाद्य यंत्र हैं जिसमें किसी एक को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। चलिए जल्दी बताइए, आपका यह साइंस का प्रश्न है और बायोलॉजी का यह प्रश्न है साथ ही, तो जल्दी इसका आंसर कीजिए कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। याद रखिएगा इसमें आपका नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों की खोज करने हेतु प्रेरित करती है। क्या वह ताप है, हैमरिंग है, ऊंचाई से गिरना या फिर उपयुक्त में से सभी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ताप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ताप जो होगा इसका एक सेकंड साथी, यह आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हम भूल गए थे, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ताप, हैमरिंग और ऊंचाई से गिरना, यह तीनों आपका जो है यह सही आंसर है। ठीक है, चुंबक जो है यह साथी एक प्रत्येक सामग्री के लिए क्यूरी तापमान या फिर वह तापमान होता है जिस पर गर्मी सामग्री की ध्रुवीकरण को नष्ट कर देती है और जिससे यह अपने चुंबकीय गुणों को खोज कर लेती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे चुंबक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं साथी, जल्दी बताएं। याद रखेंगे तना को। ठीक है, आलू के जो तना होता है उसको हम लोग खाते हैं। और साथ ही आलू जो है यह कौन सा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि आलू जो है यह कौन सा पौधा में आता है, तो याद रखेंगे यह जड़ होता है। आलू जो होता है एक जड़ वाला होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे पहली जो भारतीय महिला थी यह आपका याद रखेंगे साथी बिछेंद्री पाल थी। कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, इसको याद रखेंगे। यह कब की थी, तो याद रखेंगे साथी 1904 में। कब की थी, 1904 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। साथ ही इनको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको इस क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1994 में पद्मश्री मिला है और एक आपका 1946 में जो है यह आपका अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो यह दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था। 1911 तक पूछ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले की बात की जा रही है तो याद रखना है साथी कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था। कलकत्ता 1911 में क्या होता है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उसी समय क्या होता है, तो इस कलकत्ता जो था राजधानी, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको हटाकर दिल्ली को क्या कर दिया जाता है साथी, तो राजधानी घोषित किया जाता है। और इसी समय जो इस दरबार में क्या होता है, तो इसी दरबार में साथी जो आपका
बंगाल विभाजन आया था 1905 में, याद रखेंगे, यह इसको नष्ट किया जाता है। तो ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लूकोज को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का समय है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे। ग्लूकोज सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसोक्राइट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक श्रेणी होता है, और ग्लूकोज मुख्य रूप से पौधा और अधिकांश शैवाल द्वारा पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का भी उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साथ ही इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बहुत बार बताया गया एक प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आप सभी से उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप कर देंगे। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथी यह होगा आपका 13 अप्रैल 1919। आप सभी को पता होना चाहिए कि साथी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है यह कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है। और यह कहाँ हुआ था, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे पंजाब में हुआ था साथी, जो कि अमृतसर पंजाब में एक जलियांवाला बाग नामक एक फील्ड होता है, एक मैदान होता है, वहीं पे साथी यह होता है। बैसाखी का दिन था, वहाँ पे सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी लोग थे, जिसपे निहत्थे गोलियां चलाया जाता है, किसके द्वारा, तो जनरल डायर के द्वारा। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है यहाँ साथी कि केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या फिर नालों को पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग होता है। यह बल्लम किस प्रकार की वस्तु है। साथी जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आप ही के सामने है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, लकड़ी के बनी एक छोटी नाव जो होती है, इसको क्या कहते हैं, तो बल्लम कहते हैं। इसको याद रखेंगे, कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। जल्दी से बता दीजिए शरीर में हमें कौन सा भाग नहीं पचता है साथी भोजन का, तो यह आपका होगा कौन सा, तो सेलुलोज। ध्यान दीजिएगा साथी, सेलुलोज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साथी पौधा में कठोर कोशिका भित्ति की प्रमुख घटक सेलुलोज होता है, और यह गाय, घोड़े, भेड़, बकरी, नीमच जैसे जानवरों में पाए जाते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, सेलुलोज होता है जो एक प्रकार की गाय, घोड़े, जो ये सब जानवर है ना, उसमें एक बैक्टीरिया प्रकार का होता है। यह आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि आर्द्र परत में संजीवनी बैक्टीरिया कहलाता है। चलिए हम बात करें आगे, तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि बीपीएससी जो हेड टीचर का एग्जाम लेता है, वो साथी हेड टीचर में लगातार बीपीएससी के द्वारा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में प्रश्न पूछा गया है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम देखे हैं साथी कि उसमें पूछा गया है हेड टीचर वाला में। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार बताया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको, जब हम पढ़ा रहे हैं अभी रंजीत सर आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें तो बहुत दबा कर पूछा गया है यह आंदोलन के बारे में। यह आपका हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। क्या होना चाहिए, तो आपका 1885, ठीक है, 1885 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। पूरा हम डिटेल में अगर बात करें साथी, तो याद रखना है आप सभी को 28 दिसंबर 1885 को यह मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है, इसकी बैठक होती है। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव पड़ता है। हम बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े, एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर क्या होगा साथी, तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका होगा कब, जब वे क्या होंगे, तो निर्वात में होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े एक साथ गिराए जाए तो वे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निर्वात कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कहता है आगे कि ठेला गाड़ी को चलाना आसान है। कैसे, जल्दी से बता दीजिए। खींच कर, ढकेल कर खींचना, या फिर ढकेलना बराबर, या फिर ढकेल के ठेला पीछे से उठाकर। कैसा है साथी, जल्दी बता दीजिए कैसे होगा यह। तो आपको याद रखना होगा कि यह क्या होगा साथी, ठेला गाड़ी को खींचकर चलाना आसान होता है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि लंबी कूद के लिए
एक एथलीट को कुछ दूर पीछे दौड़ कर आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है जल्दी से बता दीजिए। आप सब लोग भी एथलीट क्या कोई भी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं हाई जंप करता है, लॉन्ग जंप करता है, तो वो क्या करता है साथी, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पीछे की ओर जाएगा फिर दौड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो याद रखेंगे यह आपका होगा साथी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ज्वलंत आप आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इस बात को आप सब याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए कि पृथ्वी का कौन सा गुण है जो कि मौसम में बदलाव लाते हैं। साथ ही यह होगा आपका क्या, तो परिक्रमण और तीव्रता अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी जो है साथी यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कई बार यह आपको बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास कैसा लग रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा क्लास को शेयर करते चलिए। देखिए आपका टोटल पहला यूट्यूब चैनल है साथी जो कि आपको सब कुछ विस्तार से करवा रहा है, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छूटा है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का हो। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सेशन को शेयर करते चलें। कहता है जैक से गाड़ी उठाना आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि साथी यह क्या होगा आपका, तो कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे जैक से गाड़ी उठाना। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है। जल्दी से बता दीजिए कौन है इसमें स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी के बारे में बहुत बार बताए हैं, एक बार नहीं कई की बहुत बार बताएं साथी। तो क्या होगा यह आपका, तो याद रखने हैं यह आपका होगा साथी प्लेटिप्स। ठीक है, प्लेटिप्स हो जाएगा। अगर बात करें हम प्लेटिप्स के बारे में, तो यह आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो कि अंडा देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए साथी यहाँ पे आप लोग उत्तर को देखिए और इसका चयन कीजिए। कुट के माध्यम से आपको चयन करना है, तो क्या होगा 1 2 3 4, क्या इसमें आंसर सही होगा, जल्दी बता दें। याद रखें साथी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले ए बी उसके बाद सी जो है यह कथन क्या होगा, तो आपका सही होगा। आप लोग इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो कहता है भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है, बहुत बार बताया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए इसको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, स्कर्वी। ध्यान दीजिएगा साथी विटामिन कमी से होने वाला रोग जो है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं तो विटामिन ए के, तो विटामिन ए में क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी में क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी में क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी में क्या होता है, रेटेक्स होता है। विटामिन ए में क्या होगा, तो बांझपन होगा या फिर नपुंसकता होगा। विटामिन के में क्या होगा, तो रक्त का थक्का न जमना होगा। तो इस प्रकार से सारे विटामिन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है कि एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो साथ ही यह होगा हल्की वस्तु की। ठीक है, यह क्या होगा, हल्की वस्तु की। कैसे होगा, थोड़ा सा यह जो प्रश्न है यह आपका फॉर्मूला पे बनेगा, थोड़ा आपका यह थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहा है। नेक्स्ट हम अगर बात करें साथी तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। क्या होना चाहिए साथी यह, तो ध्यान दीजिएगा वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो निरुक्त करते हैं। इस प्रकार से जंगलों को क्या कहते हैं, तो धरती के हरे फेफड़े कहते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है साथी ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिएगा, थोड़ा सा बस साथी पेशेंस बनाए रखिएगा।
कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, किसमें? खंड में, वार्ड में, भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। यह क्वेश्चन नहीं लगता है मुझे कि बताना चाहिए। सब लोग का गांव कहीं ना कहीं होगा, तो गांव में ग्राम पंचायत भी होते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि गांव पंचायत जो होता है, आप टीचर भी बनेंगे तो टीचर में बिहार के जो टीचर होते हैं उन सभी का कहीं ना कहीं वोटिंग वोटिंग होता है, तो उनको ड्यूटी भी पड़ता है, या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको जानकारी होना चाहिए कि ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत क्या है, वार्ड क्या है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए कि यह क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, जल्दी बताइए। तो यह आपको वार्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? वार्ड। सभी ग्राम पंचायत जो होता है यह वार्ड में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें आगे तो कहता है वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतु दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? काफ़ी बेसिक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सही कीजिएगा। वे जंतु जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं क्या कहेंगे उसको? तो सर्वहारी कहेंगे ना। शाकाहारी किसको कहेंगे? जो सिर्फ पौधे खाएंगे। मांसाहारी किसको कहेंगे? जो सिर्फ जंतु खाएंगे, मांस खाएंगे। लेकिन सर्वहारी कौन हुए? तो जो दोनों को खाते हैं उसको कहेंगे। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देना था आपको। चलिए हम बात करें आगे तो कहता है भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? संघीय है, अर्धसंघीय है, राष्ट्रपति, या फिर एकात्मक? भारतीय संविधान की जो प्रकार है साथी क्या है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए इसका राष्ट्रीय आंसर क्या होगा। तो यह आपका होगा साथी, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। यह होगा साथी आपका अर्धसंघीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है साथी कि भारतीय संविधान का जो प्रकार है यह संघीय है। आप देखते होंगे कि भारत का संविधान है जो पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत क्या है? तो संघ का राज्य है, इस प्रकार से। या फिर आप भारत का जो संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी कहा जाता है हम भारत के लोग। तो यहाँ पे संघीय होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन जो यह आंसर दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम अपने ख्याल से बोल रहे हैं कि संघीय होना चाहिए। हम 100% आपको यह नहीं बोल रहे हैं कि मेरे बात को ही आपको मानना है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हम बात करें अगर आगे तो साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है जहाँ वे लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमान शौचालय की सफाई किया करते थे? जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इनका राइट आंसर? विद्यार्थियों का संदेश, गांधी विचार दोहन, संत चरण रज सेविता सहज, और गांधी गंगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। साथ ही याद रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नारायण भाई देसाई ने गुजराती में साथ ही संत चरण राज सेविता सहज नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें बताया गया है कि आश्रम में जो भी मेहमान आते थे उनको शौचालय की सफाई का क्या कहते थे? तो काम सिखाया जाता था। बात करें आगे तो कहता है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? साथ ही आप सभी को अभी जस्ट हम ऊपर वाले स्लाइड में बताए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 105 में, तो यहाँ पे आपको बोले थे कि ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, कौन करते हैं? साथ ही यह आपको होगा कौन? तो राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथ ही बिहार का जो शोक है यह आप सभी को पता होना चाहिए कि कोसी को कहते हैं, जो कि हमेशा उत्तर बिहार में देखते होंगे आप लोग कि यह तबाही लाते रहती है। बात करें हम आगे तो कहता है महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? साथ ही जल्दी बताइए। खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा, असहयोग, और भारत छोड़ो। तो गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। तो यह आपको होगा साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च साथी 1930 ईस्वी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साथी यह आपका होता है। जो कि इस दांडी मार्च में कितने व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो कुल 78 व्यक्ति होते हैं साथी, 78 सदस्य जो होते हैं यह गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च यात्रा में क्या करते हैं? तो सहयोग करते हैं। हम बात करें आगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पादन है? साथ ही जल्दी बताइए। वन उत्पादन की बात की जा रही है तो आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो यह होगा साथी आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले ए, बी और सी, तो इस प्रकार से देख लेंगे। चलिए आगे हम बात करिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वेद कितने हैं, जल्दी से बता दीजिए वेद कितने हैं। और आप सबको अगर बता दें कि अभी हम दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का क्लास जीएस का ले रहे हैं इसी चैनल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको भी देखा कीजिए। देखिए, उसको देखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीएस जो होता है वो किसी भी एग्जाम का अलग नहीं होता है। जो देश का इतिहास है वही रहेगा, भूगोल जो है वही रहेगा, पॉलिटी जो है वही रहेगा। कोई भी एग्जाम हो तो ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम अलग है, वो एग्ज़ाम अलग है। एग्ज़ाम अलग है लेकिन सिलेबस आपका वही है, चीज़ वही पूछा जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अपने जीएस को। तो वहाँ पे हम वेद के बारे में बहुत अच्छा से, अभी प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा रहे हैं जिसमें वेद के बारे में बहुत अच्छा से बताया है। अभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में आज ही क्लास अपलोड किए हैं, तो आप लोग देखा कीजिए उसको, वहाँ से आपका जीएस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वेद जो है साथी ये कितने हैं, तो याद रखना है आप सभी को, यह आपका 4 है। कितने हैं, 4 है। कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो याद रखना है आप सभी को, वह ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन है, तो साथी अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं, जल्दी बताइए। तो ये साथी यह आपका होगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करें आगे तो कहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका होगा साथी क्या, तो केवडिया। केवडिया कहाँ है, तो याद रखना है साथी, केवडिया जो है यह आपका गुजरात में पड़ता है। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व के सबसे ऊंची प्रतिभा में से एक है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो याद रखना है 142 मीटर है। ठीक है, 182 मीटर है साथी। और हम फीट की बात करें तो 557 मीटर है। ठीक है, 557 फीट है। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ग्रंथांश में से किस संश्लेषित रेशो के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों के से जनता ने सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशो से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। किसके बारे में यह जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, जल्दी बताइए साथी। यह आपका होगा क्या, तो नायलॉन। साथी नायलॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नायलॉन रेशम की तरह दिखाई देने वाला एक मजबूत और लचीला होता है। और नायलॉन की इस प्रभावशाली गुणों से हम कह सकते हैं साथी कि इसी कारण से 1939 में आपका इसका खोज किया गया था, जो कि सार्वजनिक स्तर पर इसकी बड़ी उपलब्धता में क्या हुई थी, तो उस समय मांग भी हुई थी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का या फिर जीवाश्म ईंधन की व्यक्तित्पत्ति नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बार बताया गया है जीवाश्म के बारे में, तो यह आपका होगा साथी बायोगैस। ठीक है, बायोगैस हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें आगे, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी साथी। यह आपका हो जाएंगे कौन, तो याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएंगे साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो साथी एलन एक्टेवियम ह्यूम, जो कि हम लोग शॉर्ट में इसको ए ह्यूम बोलते हैं। ठीक है, यह एक विदेशी व्यक्ति थे साथी, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासनिक कार्य पे थे। और जब यह कार्य से अपने पद से अपने रिटायर हो जाते हैं तब यह एक संस्था का गठन करते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही है, जल्दी बता दीजिए। तात्या टोपे हैं, नाना साहेब है, रानी झांसी की रानी है और बहादुर शाह जफर हैं। कौन इसके राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखना है नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र रहे हैं। और यह 1857 के विद्रोह में वह वंश तक अज्ञात वाले रहे हैं, जो कि
आत्मसमर्पण करने की इसका इनकार कर दिया था और उसने स्वयं को पकड़ने से सीधे ब्रिटिश प्रयासों को विकल्प नहीं दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ है यह एक प्रकार का अज्ञात है। ठीक है, अभी तक इनका डिटेल कुछ पता नहीं चला है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, कोई भी इतिहासकार यह अभी प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। साथ ही यह होगा आपका कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग जिसे हेंस रोग के रूप में भी जाना जाता है, बैक्टीरिया माइक्रो ब्रियम लेप्राइड और माइक्रोबैक्टीरियम नामक रोगाणु के कारण होता है, यह आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से साथी आपका प्रैक्टिस नंबर 11 जो है यह होता है समाप्त। चलिए अब हम थोड़ा सा आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आंसर का बता देते हैं साथी, और आप लोग PDF को ले लीजिएगा और वहाँ घर बैठकर आप लोग आंसर को लगाइएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ देखिए आप सभी लोग, पहला का जो क्वेश्चन का होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें अगर आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा साथी वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा साथी यह आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से बनाकर देखिएगा। जल्द ही हम प्रयास कर रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का आप सभी के टीचर हम अवेलेबल करवा पाएँ, लेकिन थोड़ा मजबूरी है, टीचर मिल नहीं रहे हैं अच्छे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, अभी काफ़ी समय है और आपका एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट करवाएंगे मैथ रीजनिंग, ये आपसे कन्फर्म बात है। थोड़ा सा आप बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर 4 ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। 5 का हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 6 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 7 पे हम चलते हैं साथी, तो 7 का इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 8 की हम बात करें तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथी 3 हो जाएगा। 9 की हम बात करें तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 10 की हम बात करें तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर तो साथी 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 की बात करें तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 12 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 13 की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा क्लियर होने दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 पे हम चलते हैं तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 पे हम बात करें तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 70 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 19 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 20 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं साथी, तो आगे है आपका 21 के का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, 25 है, 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 27 पे हम चलते हैं, 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 28 पे हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिएगा आप सब, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इसका 29 का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 की बात करें तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 31 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 32 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 33 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
34 पे चलते हैं। 34 आपका राइट आंसर जो है यह आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो 36 है, 36 पे चलिए 36 क्या हो जाएगा साथी, अभी 35 है, सॉरी 35 का जो है यह आपका क्या होगा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 36 की बात करते हैं तो यह आपका क्या होगा, 36 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 37 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 38 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अंतिम यह प्रश्न है साथी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है यह होता है समाप्त। क्लास को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जीएस का गारंटी लेते हैं हम, जीएस में आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आप सभी लोग बस इतना तैयार रहिए, ठीक है। अगर अच्छा से आप लोग जीएस को 80 में 80 कर लीजिएगा ना, तो निगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में, और 80 अगर आप सही कर लेंगे भी ना, तो आपका कट ऑफ 100% फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपका मेन जो सेगमेंट है 80, वो तो हम कंप्लीट करवा रहे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। तो इतना बने रहिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग दूसरे क्लास को भी देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देखा कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।